एक शब्द जुड़ा था, उसका नाम है अधिगम, और दूसरे शब्द का नाम क्या है? चिंतन। अधिगम है क्या? तो ये बात ऑलरेडी आप जान चुके हो। अधिगम शब्द का जन्मदाता एबिंगहास। अधिगम शब्द का जन्मदाता कौन है? एबिंगहास। अधिगम वास्तव में क्या है? तो कहें चेंज इन बिहेवियर इक्वल टू लर्निंग। ठीक है, सीखना ज्ञान में स्थायी परिवर्तन है, उसी को हम क्या कहते हैं? अब बात आज आ चुकी है चिंतन की। तो मैंने कहा चिंतन एक वास्तव में अगर देखा जाए एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस संसार के जीवित सभी प्राणियों में पाई जाती है। इस संसार का प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी जीवित है वो क्या करता है? चिंतन करता है। चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो सर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 एजुएस्टिक थिंकिंग। नंबर 1 क्या है? स्वपरायण चिंतन। नंबर 2 रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब यथार्थवादी चिंतन। पहला क्या है? एजुएस्टिक थिंकिंग। दूसरा क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग। जो रात में राजा बने थे, घोड़े पर भागे थे, रात में राजा बने थे, घोड़े पर भागे थे, बिस्तर पर आंखें खुली वहीं पर लेटे थे ना। जो स्वपरायण चिंतन क्या होता है? जिसका वास्तविक जगत से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, कभी का हम क्लास में बैठे बैठे करोड़पति बन जाते हैं, 4 मकान हो जाते हैं, 1 इनोवा गाड़ी हो जाती है, कभी कभी जो है BMW भी हो जाती है। सर कहते हैं हेलो हाउ आर यू, अरे वाह क्लास में बैठे हैं। मतलब स्वपरायण चिंतन क्या होता है? कहे ऐसा चिंतन जिसे काल्पनिक चिंतन कहा जाता है, जिसका वास्तविक जगत से कोई लेना देना ना होता है, उसे हम स्वप्न कह सकते हैं, स्वप्न विश्लेषण भी कह सकते हैं। उस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? स्वपरायण चिंतन कहते हैं। भाई इसका प्रयोग कौन करता है? तो भाई साहब डॉक्टर जो मानसिक रोगी होता है ना, मानसिक चिकित्सक ना, जैसे अगर देखो दारू पी ले तो सब दुनिया हमारी ना, दारू पीने जाए, अरे तुम्हें बताओ क्या चाहिए, क्या बनना, बताओ डीएम बनना है, तुरंत बना देते हैं ना। बाद में कहते हैं अच्छा हम कहाँ, हमको खुद ही नहीं मालूम। यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? कहे रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? कहे जिसका संबंध वास्तविक जगत से होता है उसको हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? जिसका संबंध वास्तविक जगत से होता है इसको हम क्या कहते हैं? यथार्थवादी चिंतन भैया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? नंबर 1 कन्वर्जेंट थिंकिंग, कहते हैं अभिसारी चिंतन। क्या कहते हैं? नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। और नंबर 3 एवलेट थिंकिंग, मतलब मूल्यांकन चिंतन। तो कितने प्रकार का चिंतन हुआ? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब भैया बात किया जाए, बड़ा टेंशन में जीते हैं तो कैसे कैसे डिफरेंस कर लिया जाए। मैम नाम बता दीजिए अपना। कोमल मैम। आपका मैम? मान लेते हैं 2 मैडम हैं, एक फिर के एक फॉर पी। एक कोमल मैम है, एक प्रीति मैम है। आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कौन किस में आएगा। ठीक है, कोमल मैम को 500 ग्राम पनीर दिया गया और इनसे कहा बढ़िया सा जबरदस्त पनीर बनाइएगा। प्रीति मैम को 500 ग्राम दे दिया गया, इनसे कहा गया 1 मिर्चा, 1 टमाटर, 1 पटाटर ना, 5 रुपये वाला पनीर मसाला ना, 1 मिर्चा, 1 ओनियन, 1 टमाटो, 5 रुपये वाला पनीर मसाला, थोड़ा सा कड़वा तेल और जितना मर्जी चाहे नमक डाल के पनीर बनाओ। प्रीति मैम कह दिया गया भाई बनाओ। कोमल मैम से कहा गया आप स्वतंत्र हैं, 500 ग्राम पनीर है, चाहे सहिया शाही पनीर बनाओ, चाहे कढ़ैया बनाओ, चाहे मटर बनाओ, चाहे जितना प्याज डालो, मिर्चा डालो, आपकी मर्जी। अच्छा किसका बनेगा? कोमल मैम का बनेगा। इसलिए बनेगा कि 500 ग्राम पनीर में 1 मिर्चा कम था, 1 टमाटर कम था, 1 पोटैटो कम था ना। तो रीजन क्या है? मैम तो स्वतंत्र हैं। मैम क्या है? भाई साहब क्या है? बाउंडेड है ना। प्रीति मैम क्या है? बाउंडेड है। कोमल मैम क्या है? स्वतंत्र है। जो बाउंडेड है वो भैया है अभिसारी, और जो स्वतंत्र है वो क्या है?
यहाँ पे आप किस में आएंगे? आप किस में आएंगे? मैं किस में आऊंगा? दिनेश सर आ जाए तो मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा, तो मैं भी किस में आऊंगा? दिनेश सर किस में आएंगे? दिनेश सर की मैडम जी आ जाए तो दिनेश सर किस में आएंगे? मैम किस में आएंगी? अब आप जान लो। सहायक अध्यापक किस में आता है? प्रिंसिपल किस में आएगा? खंड शिक्षा अधिकारी आ जाए तो प्रिंसिपल भी किस में आएगा? खंड शिक्षा अधिकारी। बीएससी आ जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी बीएससी। डीएम आ जाए तो बीएससी डीएम। मुख्यमंत्री आ जाए तो आप जान लो। अब तो नहीं भूलोगे तो लिख लो। अब हाँ, और सुन लो, एक बचा है। गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन चिंतन। गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट कंपैरेटिव एसडी, दिस इज कॉल्ड इज एवलेट थिंकिंग। यानी कि गुण और दोषों को तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है? हाँ, 2-3 चेहरे तो नहीं बोल नहीं रहे, लेकिन अब क्या बताएं, इसमें रुक गए तो वहाँ आ नहीं पाए। ठीक है, तो लिख लिया जाए, 1 घंटे बाद वहीं पे पहुँचेंगे। लिखो, मेन चैप्टर का नाम क्या है? चिंतन। लिखो भैया, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। टाइम 11:30 बजे का कोचिंग का है नहीं, हमें लगता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। सिनेमा खत्म हो गया तब पहुंचे हैं आप। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। कागन तथा हैमन के अनुसार, कागन तथा हैमन, क्या बात है, हैमन के अनुसार, कागन तथा हैमन के अनुसार, कहीं कहीं लिखा हो हेमन, क्या फर्क पड़ता है? हेमन ना, कागन तथा हेमन के अनुसार। लिखो, प्रतिमाओं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, संप्रत्यय क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ना। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, कामा नियमों एवं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, नियम एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के, अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को, अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियमों, संप्रत्यय एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। किसने कहा? कागन तथा हेमन। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को क्या कहूंगा? चिंतन कहूंगा। चलिए भैया आगे लिखिए। रास महोदय के अनुसार, किसके अनुसार? रास महोदय के अनुसार। लिखिए, रास महोदय के अनुसार लिखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंध, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह मन की बातों से संबंधित
मानसिक क्रिया है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। हो गया भैया? लिखो 14 फरवरी कौन सा दिन था? लिखो वैलेंटाइन के अनुसार। हाँ, शहीद दिवस। लिखो वैलेंटाइन के अनुसार, दोनों तरफ शहीद होता है। लिखो वैलेंटाइन के अनुसार। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से, अविराम मतलब बिना रुके, अविराम गति से लगातार चलते रहते हैं। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से लगातार चलते रहते हैं। हो गया गुरुदेव? आपने 3 परिभाषाएं सुनी। एक भैया ने बताई, कागन तथा हेमैन ने बताई, कागन तथा हेमैन ने बताई। क्या बताई? चिंतन क्या है? कहे प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, नियम एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। अरे आपकी क्या कहा कागन ने? भैया क्या कहा? अरे कह दो कंगन ने कहा टूटी चूड़ी हम आए। क्या कंगन ने कहा? हाँ, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। 100 रुपए कंगन लाए, गया टूट गया तो चिंतन करो, हाय राम टूट गया ना। प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियम एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। याद रहेगा? कुछ दिन फिर मुलाकात होगी। प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। टूटी चूड़ी हम आए, टूटी चूड़ी हम आए कंगन, टूटी चूड़ी हम आए कंगन और हेमन। बस काम खत्म हो गया। कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर तो मुलाकात हो ही जाती है। आगे क्या लिखा है? रास महोदय के अनुसार खतरनाक इंसान ना। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। रास महोदय ने क्या कहा? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ओके। तीसरी भैया परिभाषा किसकी लिखी? वैलेंटाइन, 14 फरवरी शहीद दिवस ना। दोनों तरफ शहीद। चिंतन का शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार बिना रुके अविराम गति से चलते रहते हैं। एक सैनिक जो शहीद हुआ है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आगे बढ़ता रहता है। किसने कहा? शहीद दिवस, वैलेंटाइन ना। वैलेंटाइन ने क्या कहा? एक सैनिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लगातार अविराम गति से आगे बढ़ते रहता है। किसने कहा? वैलेंटाइन, शहीद दिवस। खत्म काम। अब रुक जाओ भैया, ये जो 2 मेरे महान भाव बाद में आए हैं वो भी सुन लें। चैप्टर का नाम है चिंतन।
चैप्टर का नाम क्या है? चिंतन। पनीर बन चुका है, 2 लोग बनाए, सब लोग खाएं। ठीक। चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो इस संसार के सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। वो प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य सब हो सकता है। पेपर में कभी कभी ईबीएस में टपका देता है, क्या सेम स्पीसीज के 2 प्राणी आपस में चिंतन करते हैं? आंसर आता है यस। कबूतर कबूतर की बात समझता है? बिल्कुल नहीं समझता है। जब हम आपकी बात समझते हैं, आप मेरी समझते हैं, तो हाँ, कबूतर अपनी प्रजाति के हर पक्षी की बात समझता है। वो बात अलग, पुराने जमाने में कबूतर आ उड़ जा, लो चिड़िया लेके जाओ, चिट्ठी पहुंचाओ, वो सब बात समझते थे। हम लोग नहीं समझते, हम लोग अपनी अपनी बात समझते हैं। फिर मैंने आपसे कहा चिंतन सर 2 प्रकार का होता है। एक का नाम क्या है? एजुएस्टिक थिंकिंग, और दूसरे का नाम क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग। एक है स्वपरायण चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। स्वपरायण का संबंध सिर्फ कल्पना मात्र है ना। क्लास में बैठे थे, प्रधानमंत्री बने थे, घोड़े पर जा रहे थे, राजा बने थे, किसी ने कहा हेलो हाउ आर यू, क्लास में बैठे हैं, कहीं यही, अच्छा यही है ना। ऐसा होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है ना, सबके साथ होता होगा। वो चाहे नहीं कुछ होगा, अभी पेपर आएगा, टैक्सियाँ नहीं मिली, पेपर छूट गया, गुल्ला गलत हो गए, कुछ न कुछ ही भाई करेगा, लेकिन बाद में आता अभी कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेफ हैं। ठीक। आगे लिखिए छोटी सेडिंग, चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताएं। सर बहुत बढ़िया चैप्टर है ना। अब सारी टपका ही देगा, जाओ नंबर मिलवे करेगा एक ना। लिखो चिंतन की विशेषता। लिखिए चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, चिंतन हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। चिंतन हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। चिंतन हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। चिंतन, अगला पॉइंट, चिंतन एक विशिष्ट गुण है। चिंतन एक विशिष्ट गुण है। चिंतन एक कैसा गुण है? चिंतन एक विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट पॉइंट, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। अब आप लोग हेड डालेगा चिंतन के प्रकार। जो चैप्टर पढ़ा जाए अगर क्लास में याद ना हो तो पढ़ना बेकार है, 2 घंटा समय बर्बाद करना बेकार है ना। आज आपको गंगा मैया कसम खिलाएंगे कि घर पे तुम लोग 3 घंटा डेली पढ़ोगे। पढ़ते नहीं हो, सुने हैं? गंगा मैया नहीं सूखेंगी अगर पढ़ोगे नहीं तो सोच लेना। गंगा मैया कहेंगी हर बार 14 फरवरी का आओ, डुबकी 10 लगाओ तब बताऊंगा। लिखो अगला, चिंतन के प्रकार। चिंतन 2 प्रकार के होता है। चिंतन 2 प्रकार का होता है। अब ये मत कहना सर हम किताब में 4 पढ़े थे, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उसमें 4 लिखा है, लेकिन पेपर में नहीं आता तो हम उतने पढ़ाएंगे जितना पेपर में, बस आपका 30 में 30 नंबर मैं दिला सकूं, बस इतना बहुत है। ठीक है, शायद कुछ लग गया होगा पुराने वालों के, हाँ मेरे नंबर सीडीपी में 30 में आ भी जाएंगे। ठीक है, वो मेरी हेडेक है, आपकी नहीं। आपकी इतनी हेडेक है कि हफ्ते में 2 घंटा जिस दिन मर्जी चाहे सीडीपी रिवीजन कर लेना, बस, बाकी मेरी हेडेक रहेगी। ठीक, जैसे अभी सीटेट का पेपर था तो मैंने कहा था मेरी हेडेक है, आपकी नहीं। नंबर 30 में 30 ना आए तो मेरी हेडेक है। 15 बच्चों ने, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 22 बच्चे थे सीटेट में, 15 बच्चों ने 30 में 30 मारा है। कितने मारे हैं? हाँ, तो आपकी भी 30 में 30 आ जाएंगे। बाकी अपना सिलेबस आप अपनी तरह मेहनत करो, उस टीचर के अकॉर्डिंग, मेरा सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग। हफ्ते में 2 घंटा जिस दिन मर्जी चाहे, जिस दिन सबसे ज़्यादा तबीयत खराब हो उस दिन सीडीपी पढ़ लेना है, बस, बाकी तो मैं रटा लूँगा। ठीक है, आगे लिखो, चिंतन कितने प्रकार के होता है? नंबर 1 एजुएस्टिक थिंकिंग, नंबर 2 रियलिस्टिक थिंकिंग, नंबर 1 स्वपरायण। कौन परायण? स्वपरायण। और नंबर 2 यथार्थवादी।
नंबर 1 है स्वपरायण चिंतन और नंबर 2 है यथार्थवादी चिंतन। पहली हेडिंग डालिएगा स्वपरायण चिंतन। पहली हेडिंग है स्वपरायण चिंतन। बढ़िया लिखो भैया, स्वपरायण चिंतन, जल्दी करो, लिखिए गुरुदेव। स्वपरायण चिंतन का संबंध वास्तविक जगत से नहीं होता है। स्वपरायण चिंतन का संबंध वास्तविक जगत से नहीं होता है। स्वपरायण चिंतन का संबंध वास्तविक जगत से नहीं होता है, अर्थात इसका संबंध कल्पना मात्र से होता है। अर्थात इसका संबंध कल्पना मात्र से होता है। कौन से मात्र से? कल्पना मात्र से होता है। कामा लिख लीजिए, जैसे स्वप्न, स्वप्न चित्र इत्यादि। जैसे स्वप्न या स्वप्न चित्र इत्यादि। इसे अभिलाषा कल्पित चिंतन कहा जाता है। कौन सा कल्पित? इसे अभिलाषा कल्पित चिंतन कहा जाता है। एक शायद आपने एक पोयम पढ़ा था, पुष्प की अभिलाषा, पढ़ा था? हाँ, बढ़िया सा। मैं जो है, मुझे चाह नहीं ना, हाँ बढ़िया है। उसकी चाह क्या है? हाँ, सैनिकों के पैर तरह चाह नहीं, बड़े व्यक्ति के वह सिर पे चढ़े। लिखो, क्या लिखे हो? स्वपरायण चिंतन एक कल्पना मात्र चिंतन होता है ना, इसमें स्वप्न या स्वप्न चित्र की बात कहते हैं। इसे अभिलाषा कल्पित चिंतन कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी रात में सो जाते हैं, बढ़िया राजा बन गए होते हैं, खूब बढ़िया सैनिक बने रहते हैं, बढ़िया सा एकदम हमेशा अपने जीवन के सारे आनंद रात भर में उठा लेते हैं। बाई चांस पापा आवाज़ दे दिए, पढ़ना है कि नहीं, सुपर टेट आ गया, अरे पापा, अरे अब याद आया कि हम बेड पर लेटे थे। दूसरा लिखिए सर, दूसरा चिंतन कौन सा है? यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। दूसरा चिंतन है यथार्थवादी चिंतन। कसम है गंगा मैया की 30 में 30 नंबर आएंगे। लिखो, यथार्थवादी चिंतन, लिखो भैया। यथार्थवादी चिंतन का संबंध वास्तविक जगत से होता है। यथार्थवादी चिंतन का संबंध वास्तविक जगत से होता है। कौन से जगत से? हाँ, रियलिस्टिक जिसे कहते हैं, वास्तविक जगत से होता है। यह चिंतन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। नंबर 1, हम अकेले इतनी तेज बोलते हैं, आप 50 लोग उतना नहीं बोल पाते हो। नंबर 1 अपसारी की अभिसारी? अभिसारी, अब सही है, अभिसारी। नंबर 2, नंबर 3, हाँ फिर धीमा हो गया। हमारा ये 5वां घंटा है और आपका पहला, ठीक है। और मैं काम नहीं कर रही सुबह से, और क्लासेस तीसरी इसमें चल रही। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है मूल्यांकन। पहली हेडिंग डालो अभिसारी। पहली हेडिंग है अभिसारी। लिखो भैया, दिए गए तथ्यों के आधार पर, अभी देखो ना पनीर दिया गया था, मिर्चा भी फिक्स किया गया था। दिए गए तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही दिए गए तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही अभिसारी चिंतन कहलाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। दिए गए तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही दिए गए तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही अभिसारी चिंतन कहलाता है।
दिए गए तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? लिख लो भैया एग्जाम्पल, जैसे विद्यालय का सहायक अध्यापक, लेकिन ऐसा नहीं सहायक अध्यापक बच्चों के प्रति बात करूंगा तो वही सहायक अध्यापक किसमें बदल जाएगा? अपसारी में। प्रधानाचार्य के दृष्टिकोण से बात करूंगा तो किसमें आएगा? हाँ, प्रधानाचार्य अपसारी बन जाएगा भाई साहब, अभिसारी। लेकिन जबरदस्त हुआ विमल की तरह तो कोई दिक्कत ही नहीं, लो हम ही हैं, आओ ना। चलिए भैया, लिख लिया गुरुदेव। दूसरा लिखिए अपसारी। हैं, पेन खाया जाए, देख लो देख। अच्छा तो चल नहीं रहा तो क्या खाने से चल जाएगा? 1 2 3 4 4 पेन में एक को नहीं चल रहा है। मैम बगल वाले दे दीजिए मैम। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। उसको भी अपसारी पढ़ना था। कल्पना में जी रहा था कि हम भी करोड़पति बन गए। लिखो अपसारी, अपसारी चिंतन, अपसारी। लिखिए सर, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। और लास्ट वाला क्या हेडिंग बचा? लिख डालो भैया, मूल्यांकन चिंतन। लिखो एवलेट थिंकिंग। लिखो गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके, गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके, गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके, गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके या किसी घटना या सच्चाई को स्वीकार करके, या किसी घटना या सच्चाई को स्वीकार करके निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन चिंतन कहलाएगा। निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन चिंतन कहलाएगा। निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन चिंतन कहलाएगा। निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाएगा? चिंतन का चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक, कितनी बड़ी सांस यहाँ तक आई। अगले अब इसी में लिखो भैया, हेडिंग डालो सीखने के प्रकार। हेडिंग लिखो सीखने के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण पढ़ लिए हो, अधिगम वक्र पढ़ लिए हो, अधिगम पठार पढ़ लिए हो, अधिगम सिद्धांत पढ़ लिए हो, अधिगम चिंतन पढ़ लिए हो। अब हेडिंग पढ़ी सीखने के प्रकार। प्रकार, मैडम की जय हो। अभी अब कल्पना से बाहर आ जाओ। अभी आप अपसारी में हैं, घर पे आप भले अभी अभिसारी में है, घर पे आप सारी बन जाना। ये कौन सा पंखा देखो, चला लो चला। लिखो सीखने के प्रकार। लिखो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने के
निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। लिखो भैया, डेविड ऑसोवेल पहला है, डेविड ऑसोवेल। सर एक बात आपको बता दें, भाई साहब का नाम बड़ा खतरनाक है। कहीं कहीं लिखा है डेविड ऊसुबेल, क्या लिखा है? ऊसुबेल। कहीं कहीं लिखा है डेविड आसुबेल, कहीं कहीं तो भैया हमको ऊसुबेल आसुबेल समझना है ना। लिखो गुरुदेव, इनके द्वारा सीखने के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा सीखने के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। लिखो, नंबर 1 अभिग्रहण सीखना। नंबर 1 अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना मतलब क्या होता है? अभिग्रहण मतलब क्या होता है? दूसरा लिखिए, अन्वेषण सीखना। अन्वेषण मतलब खोजबीन। ह्यूरिस्टिक नहीं कहूँगा, डिस्कवरी कहूँगा, ठीक है। हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि है जिसमें खोजबीन की बात की जाती है। अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना। तीसरा बढ़िया जो हम लोग अभी तक करके आए हैं, रोटे लर्निंग, रट कर सीखना। कैसे सीखना? रट कर सीखना, जिसका भैया एनसीएफ घोर विरोध करता है। नंबर 4 अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। अब सोचो, पेपर में कभी अगर आएगा, कैसे टपकाएगा? डेविड ऊसुबेल के अनुसार निम्नलिखित में से सीखने का कौन प्रकार नहीं है? यही में 3 ठो मारेगा, 1 हटा देगा। अब कहते नहीं, एनसीएफ तो कहता था रटकर तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऊसुबेल कहते हैं रटकर है, यही बस गड़बड़ होती है और कोई नहीं। भैया यूपी टेट में 2-3 बार आ चुके हैं तो कम से कम जानना जरूरी है ना। छोड़ूंगा एक को पॉइंट नहीं, ठीक है। तो डेविड ऊसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मैम का नाम क्या है? क्या नाम है? योगिता। नाम तो बड़ा बढ़िया, योगिता मैम। बोल दीजिए थोड़ा सा ना। हाँ चलो बोलो, नंबर 1। अब बगल वाली चुप हो गई थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, अब हेडिंग डालो, गहने के अनुसार। गहने, और गहने भैया कहते हैं हमारी अंग्रेजी लिखना GANGNI, गगनी। हिंदी में कहूँगा गहने, क्या कहूँगा? अंग्रेजी में कहूँगा गगनी। अब भाई दोनों लिखो, ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो ऐसे आ गया पेपर में गेगनी तो कहो ये सर ने कहाँ पढ़ाया था, सर ने तो कहा था गहने, और पेपर में आ रहा है गेगनी। तो अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होगी? GANGNI। तो भैया कहूँगा जैसे एक भैया युंग है, तो युंग स्पेलिंग क्या होती है? JUNG। तो उसको लिखा होता पेपर में जंग, क्या लिखा होता है? जंग। और हम पढ़ाते हैं युंग, और कहीं कहीं लिखा होता है जुंग, कहीं कहीं लिखा, तो ये हम क्या जाने, युंग जुंग जंग यंग सब एक ही बात है ना। ऑसोबेल, आसुबेल, ऊसुबेल, ऑसोबेल सब एक ही। गहने गगनी एक ही। लिखो भैया, गहने के अनुसार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में, गहने के अनुसार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में, इनकी पुस्तक का भी नाम लिख लीजिए भैया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ब्रैकेट में नाम लिखिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, गहने के अनुसार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा।
गहने के अनुसार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार? हाँ, बढ़िया है। गहने के अनुसार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार? ये 8 प्रकार लिखो। ये 8 प्रकार श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। ये 8 प्रकार श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। गहने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है और ये 8 प्रकार श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। लिख दो भैया, एसएससी करो, लिखो ब्रैकेट में एसएससी करो, एसएससी वीएमसीआरपी, वीएमसीआरपी खत्म हो गया प्रश्न। एसएससी वीएमसीआरपी, जी मैम ये लिखना है, एसएससी वीएमसीआरपी, एसएससी वीएमसीआरपी रब कर दें।